हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट autoimmunity, lymphoid organ, primary and the secondary lymphoid organ. Okay, so first of all we come on to that autoimmunity. In the previous video we talked about the passive and active immunity as well as those immunity which we acquire naturally as well as we acquire artificially. Now immune system क्या है बेटा? सिंपली इम्यून सिस्टम इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. अब एक चीज़ आपको इसके अंदर बहुत क्लियर कट याद रखना है कि हमारा इम्यून सिस्टम की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है. वैसे तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा हमारे इम्यून सिस्टम की. फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ, कि ये सेल्फ में और नॉन सेल्फ यानी बॉडी के खुद की और फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट करता है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. और सेकंड प्रॉपर्टी है कि वो मेमोरी रखता है ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था उसकी मेमोरी रखता है. तो सिंपली हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो मीन्स हुआ सेल्फ और इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी, यू नो, फाइट अगेंस्ट द. अब यहाँ पे जब इम्यून सिस्टम हमारा अपनी बॉडी को ही नॉन सेल्फ कंसीडर करके उसे ही डिस्ट्रॉय करने लगे तो दैट फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी. तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़ द डिजीज़ व्हेन आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट अटैकिंग द सेल्फ सेल. मतलब बॉडी की खुद की सेल्स पे ही अटैक करना स्टार्ट करे एंड इट रिजल्ट्स इनटू द डैमेज ऑफ द बॉडी. तो बॉडी के ऑर्गन, जिस ऑर्गन पर वो अटैक करने लगेगा वो बॉडी का ऑर्गन डैमेज हो जाएगा बेटा. तो देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटो इम्यूनिटी बट इन आर NCERT बुक इट इज़ गिवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ओके, नाउ we come on to that what are the corollaries of the autoimmunity, यानी what is the reason, है ना, ऑटो इम्यूनिटी के पीछे रीज़न क्या है. तो सिंपली अगर हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है तो सबसे पहले देयर आर टू कॉरोलरीज ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी, कि ऑटो इम्यूनिटी होने के पीछे दो रीज़न है. पहला रीज़न क्या है? फर्स्ट इज़ द हायर वर्टिब्रेट्स. हायर वर्टिब्रेट्स में बेटा मैमल्स आते हैं. हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म और द एंड द सेल्फ सेल. हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश करता है. अब ड्यू टू सम जेनेटिक या फिर अननोन रीज़न की वजह से द इम्यून सिस्टम फेल टू आइडेंटिफाई यानी फेल टू डिस्टिंग्विश, वो फेल कर हो जाता है ये डिस्टिंग्विश करने में अपनी सेल्फ सेल को, यानी कि वो अपनी सेल्फ सेल को भी कैसे डिस्टिंग्विश करता है, कैसे फाइंड आउट करता है, एज अ नॉन सेल्फ. तो व्हेन द इम्यून सिस्टम फेल टू फाइंड आउट और टू डिस्टिंग्विश द सेल्फ सेल एंड कंसीडर इट एज अ नॉन सेल्फ, जब वो उसे नॉन सेल्फ की तरह कंसीडर करते हैं तो दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन द सेल्फ सेल, यानी बॉडी पर अटैक करने लगते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अल्टीमेटली इट मे लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से बॉडी ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है या इम्यून सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड करता है. तो इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली फर्स्ट इज द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना, लिम्फॉइड टिश्यूज या लिम्फॉइड सेल्स. सेकेंड इज द सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज़ का वी ऑलरेडी स्टडीड विद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कर चुके हैं, हाउ दे वर्क that also we had done. Now we have to do the lymphoid organ. So the main function of the immune system is to recognize, you all know, recognize the foreign molecule. Foreign molecule को recognize करना, उसको respond करना. तो main function of the immune system अगर पूछे तो क्या main system function है बेटा?
तो द मेन फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मेन फंक्शन है बेटा। सेकेंड मेन फंक्शन टू रिस्पॉन्ड टू देम, उसके लिए रिस्पॉन्ड करना। और थर्ड मेन फंक्शन टू कीप अ मेमोरी। तो देयर आर थ्री मेन फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम। कौन कौन से बच्चे? फर्स्ट इज टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन मॉलिक्यूल, सेकेंड मेन फंक्शन टू रिस्पॉन्ड टू देम, अगर वो फॉरेन मॉलिक्यूल है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, एंड थर्ड टू कीप अ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, उस फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इम्यून सिस्टम और क्या रोल प्ले करते हैं, ये तो मेन है ही, और क्या रोल प्ले करते हैं यानी कि हमारी बॉडी में किस तरह से ये इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। तो बेटा अगर किसी पर्सन के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो यूजुअली दीज इम्यून सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करता है, इट रिजेक्ट द ग्राफ्ट। अब ये कोई एडवांटेजियस फीचर नहीं है बेटा, ये तो एक्चुअली डिसएडवांटेजियस फीचर हो गया कि सपोज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, जैसे इफ़ अ पर्सन इज हैज़ किडनी फेलियर, सपोज किसी पर्सन की किडनी फेल हो गई, ठीक है भाई, फेल हो गई, उसको डोनर से मिली, डोनर ने डोनेट कर दी ना, डॉक्टर ने वो डोनर की किडनी वापस ट्रांसप्लांट कर दी उस पर्सन में जिसकी किडनी फेल हुई थी। अब उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि वो किडनी उसकी सेल्फ बॉडी की सेल नहीं है, वो फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन सेल की तरह कंसीडर करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। और इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी बेटा कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या ग्राफ्ट होता है, ग्राफ्टिंग ऑफ कोई ऑर्गन होता है ऑफ द अनदर पर्सन, तो देन द इम्यून टू कीप द इम्यूनिटी लो, इम्यूनिटी को लो रखने के लिए उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं। ओके, पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट लेने होते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी लो रहे और उसकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उस ग्राफ्ट पर या ट्रांसप्लांट पर अटैक ना करे। इम्यून सिस्टम, अभी हमने एलर्जी भी पढ़ा था बेटा प्रीवियस वीडियो में कि एलर्जिक रिएक्शन exaggerated response of the immune system against the harmless antigen. So that is allergic reaction is also due to the immune system. And just now we had studied about the autoimmune disease कि when our immune system fail to distinguish, है ना, और fails to distinguish between the self and the non-self and consider the self cell as नॉन सेल्फ, जब वो सेल्फ सेल को नॉन सेल्फ की तरह कंसीडर करने लग जाती है तो उसकी की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। तो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजियस रोल आई शुड से, है ना, एडवांटेजियस रोल नहीं है, एडवांटेजियस तो ये है, डिसएडवांटेजियस रोल है किसके बेटा? इम्यून सिस्टम के। सो नाउ वी कम ऑन टू दैट कि what type of the immune systems are lymphoid organs are present. तो the immune system consists of lymphoid organ. तो first we will talk about the lymphoid organ. lymphoid organs क्या है बेटा? lymphoid organs are the organ where the lymphocytes originate, जहाँ पर originate होते हैं as well as proliferate. proliferate का मतलब होता है they increase in their number. प्रोलिफरेट का मतलब इंक्रीज इन देयर नंबर, नंबर में इंक्रीज करते हैं बेटा। नाउ वी कैन कम ऑन टू दैट लिम्फॉइड ऑर्गन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो वी कैन डिवाइड द लिम्फॉइड ऑर्गन कैन बी इनटू टू कैटेगरी, वन इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड अदर इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं बेटा बोन मैरो and the thymus, these two are the primary lymphoid organ that I will explain you कि what do you mean by primary lymphoid organ and what is the meaning of the secondary lymphoid organ. First I am taking just examples. And in the secondary lymphoid organ, spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches present in the small intestine as well as in appendix.
What are these Peyer's patches? You must be remembered. It is given in your NCERT book in the digestive system. जो फिफ्थ यूनिट है बेटा 11th स्टैंडर्ड की, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें इंटेस्टाइन की जब एनाटमी ऑफ द इंटेस्टाइन है वहाँ पर इट इज़ मेंशन दैट पायर्स पैचेस. ओके, तो जस्ट गो थ्रू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन टू द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. व्हाट आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स या तो ओरिजिनेट हो रहे हैं और मैच्योर एंड प्रोलिफरेट. जहाँ पर लिम्फोसाइट गेट मैच्योर एंड प्रोलिफरेट टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, यानी जहाँ पर वो एंटीजन के लिए सेंसिटिव हो जाए, यानी दे कैन अटैक द एंटीजन. दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. तो दो लिम्फॉइड ऑर्गन है, वन इज द बोन मैरो एंड सेकेंड इज द थाइमस. नाउ यू कैन रिकलेक्ट B lymphocyte and T lymphocyte. Means the lymphocyte which mature in the bone marrow are called as B lymphocyte, and the lymphocyte which mature in the thymus they are called as T lymphocyte. Okay, now it is clear. तो बोन मैरो जो है बेटा वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है. एक्चुअली बोन मैरो इज द प्लेस जो लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह भी काम करता है, एंड द बोन मैरो इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोपायोसिस. दैट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. प्रोडक्शन ऑफ RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ऑल दीज थ्री, यानी ब्लड का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बोन मैरो में होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेमोपायोसिस अकर इन द बोन मैरो. तो बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑल्सो एज वेल एज फॉर मैच्योरेशन. तो सारी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनती है, लेकिन केवल वो बोन मैरो जो सारी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनती है, लेकिन केवल वो लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में मैच्योर होती हैं दे आर कॉल्ड एज B लिम्फोसाइट्स. ओके, सेकेंड होता है अगर द लिम्फोसाइट्स विच गेट मैच्योर इन द थाइमस, जो थाइमस में मैच्योर होंगी दे आर कंसिडर एज T लिम्फोसाइट्स. नाउ थाइमस क्या है बेटा? तो थाइमस इज एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं. एक लोब्ड ऑर्गन होता है बेटा. कहाँ सिचुएटेड है? तो इट इज सिचुएटेड नियर द हार्ट, जस्ट बिलो द ब्रेस्ट बोन. ब्रेस्ट बोन के लिए हम स्टर्नम भी वर्ड यूज़ करते हैं, दैट वी ऑलरेडी डिड व्हेन वी डिड द एंडोस्केलेटन ड्यूरिंग इन द 11th स्टैंडर्ड. तो ब्रेस्ट बोन के नीचे हार्ट के ऊपर एक लोब्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज थाइमस. थाइमस की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. थाइमस एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ क्वाइट बिगर इन साइज, ठीक है, बट इट कीप ऑन रिड्यूसिंग इन साइज एज वी ग्रो ओल्डर. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसका साइज रिड्यूस होता जाता है, और बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वी अटेन प्यूबर्टी इट बिकम्स वेरी स्मॉल इन साइज, एंड बाय द टाइम वी गेट ओल्डर इट ऑलमोस्ट रिग्रेस हो जाता है. इसलिए थाइमस को हम रिसीडिंग ग्लैंड भी कहते हैं कि रिग्रेस होती जाती है. अब आता है कि थाइमस क्या काम करता है बेटा? तो सम ऑफ द लिम्फोसाइट्स गेट मैच्योर इन द थाइमस. कुछ लिम्फोसाइट्स जो थाइमस में मैच्योर होती हैं दे फॉर्म T लिम्फोसाइट. और एक्चुअली आप लोगों को पता है बेटा कि T लिम्फोसाइट होना ब्लड में इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि B लिम्फोसाइट अगेन कैन नॉट डू देयर वर्क. याद है बेटा, B लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाएगी, लेकिन उसको बनाने के लिए कौन इन्फॉर्मेशन देगा? T लिम्फोसाइट. T लिम्फोसाइट आइडेंटिफाई करती है कि दिस इज़ द पैथोजन, ये पहले भी आया था, नाउ जस्ट स्टार्ट मेकिंग, या फर्स्ट टाइम आया है यू स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज. सो T लिम्फोसाइट आर वेरी नेसेसरी. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो एड्स कॉज करता है that also destroy T lymphocyte, and that's why the immune system of the affected, or you can say the HIV positive person, get
रिड्यूस, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ड्यू टू दैट ओनली। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो सिंपली बोथ बोन मैरो एंड थाइमस दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट, वहाँ पे वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं किसके लिए बेटा? फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, कि वहाँ पे डेवलप हो और मैच्योर हो। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है बेटा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द साइट वेयर द लिम्फोसाइट कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन, जहाँ पर वो एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, मीन्स दे इंटरेक्ट विद द एंटीजन एंड देन प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब दे इंक्रीज देयर नंबर टू बिकम द इफेक्टर सेल, जिससे वो इफेक्टर सेल बने और दे डिस्ट्रॉय द पैथोजन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्प्लीन। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्स में यूजुअली पूछ लिया जाता है बेटा, समटाइम इट इज कम इन द नीट ऑल्सो। तो स्प्लीन जो है वो एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन होता है बेटा, एंड इट इज़ मेनली कंटेन, यानी स्प्लीन के अंदर होता क्या है अंदर? तो स्प्लीन ने अंदर स्टोर करके रखती है लिम्फोसाइट्स को और फैगोसाइट्स को। फैगोसाइट यानी कि विच फीड ऑन द पैथोजन, जो पैथोजन को फीड करते हैं। तो दे कंटेन लिम्फोसाइट एज वेल एज फैगोसाइट। ओके, अब स्प्लीन में जब ब्लड जाता है तो स्प्लीन एक तरह से फिल्टर का काम करती है, वो ब्लड को फिल्टर करती जाती है, बाकी ब्लड को तो जाने देती है, लेकिन जो ब्लड बॉर्न पैथोजन है, BORNE, बॉर्न, पैदा नहीं होना, बियर का मतलब है कि जो ब्लड के अंदर पैथोजन प्रेजेंट है उनको वो फिल्टर करके अपने अंदर रख लेती है और क्लियर ब्लड को जाने देती है। तो हम ये कह सकते हैं इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड। अब जो ब्लड को फिल्टर करा तो उसने किसको ट्रैप कर लिया? ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न पैथोजन, जो ब्लड में पैथोजन प्रेजेंट है उनको ट्रैप कर लिया, और ट्रैप कर लिया तो नेचुरली ये लिम्फोसाइट कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पैथोजन और फिर वो प्रोलिफरेट करेंगे और इफेक्टर सेल बन जाएंगे। तो इस तरह से स्प्लीन एक्ट एज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। स्प्लीन ऑल्सो एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, यानी RBCs का भी ये अच्छा रिजर्वायर होता है। दैट वी विल स्टडीड इन द लास्ट यूनिट, एक्लिमेटाइजेशन, कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पे सडनली, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो एज अ रिज़ल्ट व्हाट हैपन, हम लोगों की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हुई तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो टू फुलफिल दैट द स्प्लीन स्क्वीज एंड रिलीज द इराइथ्रोसाइट्स, and this erythrocytes when the number of the RBCs increases, तो बाइंडिंग कैपेसिटी भले ही कम रह गई है लेकिन जब नंबर इंक्रीज हो गया है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। इसको समझने के लिए सिंपली ये है कि अगर आपको कोई चीज़ उठा के लानी है और एक जना पहले एक बार में 4 चीज़ उठा के ला सकता था, और फिर किसी ने कहा नहीं भाई कमी है इस चीज़ की, तो आप तो केवल 2 ही चीज़ उठा के ले जा सकते हो। आपको जैसे सपोज़ मैंगो लेके आने हैं, आप एक बार में पहले 4 मैंगो ला सकते थे, लेकिन अब बोला नहीं 4 नहीं बेटा, आप केवल 2 ही ले जा सकते हो। अब हमें तो बहुत सारे मैंगो लाने हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम तो 2 ही उठा के लाएंगे, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स को बुला लेंगे कि भाई ज़रा आना, मेरी हेल्प करना। अब वहाँ पे ये नहीं बोला जाता कि आप ही आओगे, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो अगर पहले आप ही जा रहे थे, 4 ला रहे थे, अब अगर और 4 बच्चे आ गए तो वो तो आप तो 2 ला ही रहे हो और वो 4 बच्चे भी और 8 ला रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। पहले कितने आ रहे थे? 4। तो दिस इज़ हाउ द व्हेन द नंबर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स इंक्रीजेस, ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी होती है वो फुलफिल हो जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्लिमेटाइजेशन। स्प्लीन का फंक्शन किसका तरह काम करता है बेटा? फिल्टर की तरह काम करता है। किसको फिल्टर करता है? ब्लड का। और किसको फिल्टर करेगा? ब्लड बॉर्न पैथोजेंस को, जो ब्लड में पैथोजन प्रेजेंट है। और फिर जब ब्लड में पैथोजन प्रेजेंट है उनको फिल्टर करके अपने अंदर रख लेगा। रखते ही वहाँ पे क्या प्रेजेंट होएंगे?
पता ही है स्प्लीन में क्या प्रेजेंट है बेटा, लिम्फोसाइट प्रेजेंट्स है और फैगोसाइट्स प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड इज द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स आर द नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फ नोड्स मेजॉरिटी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन द आर्मपिट रीजन्स। हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ लिम्फॉइड ऑर्गन, वो भी लिम्फ नोड्स ही हैं। आर्मपिट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रॉइन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर जो डिफरेंट बॉडी के पॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड क्या करते हैं बेटा, दे ऑल्सो डू द सेम थिंग, स्प्लीन की तरह ये भी ट्रैप करते हैं। किसको ट्रैप करते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं, स्प्लीन तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है जो ब्लड में पहुंच गए। लिम्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है जो लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में पहुंच गए। क्लियर है। जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में है उसको कौन फिल्टर करेगा बेटा, स्प्लीन करेगा। तब तक लिम्फ नोड कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि स्प्लीन कर रहा है। लेकिन अगर पैथोजन लिम्फ में पहुंच गए या टिश्यू फ्लूइड में पहुंच गए तो अब कौन एक्टिवेट हो जाएगा, अब एक्टिवेट हो जाएगा बेटा लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में पहुंच गए उसको ट्रैप कर लेगा, अपने नंबर को प्रोलिफरेट करेगा, इंक्रीज करेगा एंड देन किल देम। तो दिस इज द एंटीजन को ट्रैप किया, ट्रैप करके लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुए और लिम्फोसाइट एक्टिवेट होके उनको क्या कर देंगे बेटा, डिस्ट्रॉय कर देंगे। किनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दिस इज हाउ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वर्क। अब बेटा नेक्स्ट थिंग आता है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज देयर दैट इज कॉल्ड एज माल्ट। यूजुअली ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है। व्हाट इज माल्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट? माल्ट इज द म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू यानी द लिम्फॉइड टिश्यू विच रिलीजेस म्यूकस, जो म्यूकस रिलीज करती है। अब बेटा ये कहाँ प्रेजेंट है, तो दे आर प्रेजेंट इन द मेजर ट्रैक्ट। हमारी बॉडी में जितने भी ट्रैक्ट्स हैं विच आर ओपन आउटसाइड, जो बाहर की तरफ खुलते हैं, है ना। बाहर की तरफ खुलते हैं का मतलब है जो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल बेटा स्किन से कवर्ड नहीं है, बकल कैविटी, माउथ ओपन हुआ, माउथ से हम फूड ले रहे हैं, फूड के थ्रू कोई भी पैथोजन बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी से वो डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, तो वहाँ पे इट कैन कॉज डिजीजेस, पैथोजन वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमने नोज से रेस्पायर करा, इनहेल किया, दो फाइन हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द नेजल पैसेज ऑल्सो, लेकिन अगर वहाँ से वो ट्रैप नहीं हो पाए एंड एनी हाउ हमने मुंह ओपन करके अगर सांस ले लिया तो देन दोज viruses or the bacteria enter into our respiratory tract. Nowadays why the government is saying to put on mask, just to prevent the entry of the virus, coronavirus in our respiratory tract. उस कोरोना वायरस को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंट्री ना मिले उसके लिए हमें कहा जाता है मास्क लगाओ। तो मास्क अगर लगा के रखेंगे तो बेटा वो कोरोना वायरस एंटर नहीं करेंगे, और अगर बाय चांस करे भी 2-4 तो वो हमारा जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है वो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, किल करने की कोशिश करेगा, डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिन जब पास आउट करते हैं बेटा दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिथ्रा, तो उधर से भी बैक्टीरिया कैन एंटर। वेजाइना जेनाइटल ट्रैक्ट, मेल के अंदर तो ओनली सिंगल ओपनिंग इज देयर फॉर पासिंग बोथ द semen as well as the urine, but in female there are 2 different opening. One is for the opening of the reproductive tract and second is the opening of the urinary system. तो वो जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है वो भी लाइंड रहती है बाय द cells or by the tissue which can produce mucus, and that's why it is called as mucosal associated lymphoid tissue.
and this is the tissue which constitute the total of the 50% of the lymphoid tissue. यानी हमारी बॉडी में जितने भी lymphoid tissue प्रेजेंट हैं उनका 50% पार्ट माल्ट का है बेटा, और रिमेनिंग 50% पार्ट आपके बाकी सारे lymphoid टिश्यू के अंदर आते हैं. तो दिस इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क. In the next video we will discuss about the AIDS, cancer. Thank you.